बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के नताइज बनाए जा रहे थे और दूसरी तरफ लाशें गिराई जा रही थी। ये हम मकबूजा कश्मीर के बारे में हमेशा ख़बरों में सुनते आए थे कि इलेक्शन हुआ मकबूजा कश्मीर में और लाशें गिरा दी गई। हमने आज आज़ाद कश्मीर में वही सारा कुछ होते हुए देखा। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़ियादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी की है और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई हैं। जो बंदरबांट सीटों की की गई उसमें क्योंकि आवाम ने दिलचस्पी ली नहीं, लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए। अब वो जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे उन्हीं की गिनती शिनती करके इन्होंने नताइज जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग टर्नआउट था वो तो जो लोग वहाँ कवरेज करते सारा दिन, उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता। लेकिन अगर हम बहुत भी बढ़ा के बयान करें तो हम 15% कह सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की जहमत ही नहीं की। तो अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकआउट नज़र आया जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। लोगों ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा इलेक्शन था और उन्होंने इसको 3 मराहिल में करने का फैसला किया। लोगों ने ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नताइज के लिए जो सहाफ़ी जा रहे थे RO के दफातर में, या वो चाह रहे थे कि नताइज उनके सामने बने, उन सहाफ़ियों को जाने से रोक दिया गया और रुकावटें डाली गई। फिर उसके बाद अपनी मर्जी के नताइज बनाए गए। अब तक की इतला के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीटें बांटी गई हैं। कुछ 8 के करीब सीटें कह रहे हैं कि नून लीग को दे दी हैं, 7 या 8 अभी तक, और कुछ 4-5 पीपल्स पार्टी को दे दी हैं। एक आदि की जो है वो भी रह जाए, उसका भी आ जाएगा नतीजा तो पता चल जाएगा। बहरहाल ये इन्होंने आपस में बंदर बांट कर ली है। इसके बाद दूसरे मरले का इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो वो जो एहतजाज करने वाले लोग मीरपुर से निकले काफिले लेकर वो रावला कोट पहुंच गए और दरीक चौक से जब वो आगे की तरफ बढ़े और चनार चौक के नज़दीक पहुंचे तो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके मुताबिक वहाँ पे खौफनाक खून रेजी हुई है। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा जाता है और उस पर खुद ही छुरी चला रहे हैं और चलाने वाले भी कोई बाहर से नहीं आए, हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि जी चनार चौक के नज़दीक इमारतों पर असलहा फिट किया गया था और हैवी मशीन गन्स फिट करने के बाद अवाम पे गोली चलाई गई। रेंजर्स ने गोली चलाई है जो उन्होंने बताया। पहले उन्होंने 10 लोगों के नाम लिए जो शहीद हुए हैं, उनके इलाकों के नाम लिए और ये बताया कि 10 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 7वें नंबर पे उमर नज़ीर कश्मीरी ने अपने भाई का नाम लिया था। फिर कुछ देर के बाद इतला आती है, एक और साहब बताते हैं कि जो शहादतें उनकी तादाद 14 हो गई है। और अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो ताज़ा तरीन इतला आई है उसके मुताबिक अब तक 20 कश्मीरी शहीद हो गए हैं इस पूरे इंसिडेंट में। कौन कौन है? नईम भट्ट हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से, दूसरे शहीद उस्मान नज़ीर, तीसरे निसार अहमद, चौथे काशिफ याकूब, 5वें सरदार फिदा हुसैन, 6ठे मुजम्मल, 7वें बासित शाह, 8वें फ़हीम अफजल, 9वें कामरान मुश्ताक, 10वें जरगाम खलील, 11वें साकिब हनीफ और 12वें साकिब इसहाक, अरील असगर 13, 14 उस्मान गुल, 15 जफ़ीर पहलवान, 16 निसार शाहीन, 17 ख्वाजा इबरार लतीफ़, कामरान हफीज़ और फैसल साबिर। तो इस तरह ये लोग, अली हुसैन, ये लोग शहीद हो गए हैं। 20 के करीब नाम अभी तक मेरे पास आए और ये आज़ाद कश्मीर से दोस्तों ने भिजवाए हैं। बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं जो अस्पतालों में। एक अफसोसनाक बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले इन लोगों पे बिला इश्तियाल फायरिंग की। इन लोगों के पास हथियार नहीं थे, ये निहत्ते जा रहे थे और ये बात उमर नज़ीर कश्मीरी ने खुद बताई भी कि हमने लोगों से दरख्वास्त की थी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएगा। निहत्ते लोगों पे गोली चलाई गई है। उमर नज़ीर कश्मीरी का भाई शहीद हुआ है। उसने जब शोहदा के नाम लिए तो 7वें नंबर पर अपने भाई का नाम भी लिया और बताया कि ये मेरा भाई था। लेकिन बड़ी सब्र के साथ, बड़ी इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ उन्होंने शोहदा के नाम लिए और बड़ी होशमंदी के साथ उन्होंने आगे की लाएमल का ऐलान किया कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते, हम हक पर हैं। हमारे जो लोग शहीद हुए, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उनके लिए अच्छाई वाले मामलात करेगा। बड़ा पहाड़ जैसा सब्र और हौसला दिखाया उमर नज़ीर कश्मीरी ने। जब ऐसे लोग होते हैं ना फिर लोग पीछे नहीं हटते। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा तोड़कर गोलियां खाते हुए अपने सीने पेश करके ये लोग पहुंच गए शहर के अंदर और जिस मंजिल पे इन्होंने जाना था वहां तक पहुंच गए। अब आगे का फासला ये लोग पैदल तय करेंगे। वजह यह है कि गाड़ियां इनकी रोक दी गई हैं, तबाह कर दी गई हैं और इनको गाड़ियों की सहूलत भी उस तरह मुयसर नहीं है। तो अब कश्मीरी बड़े पैमाने पर पैदल मार्च करेंगे और इसमें उनको 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 भी दिन लग सकते हैं मुजफ्फराबाद जाने में। तो कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बहुत बड़ी तहरीक ये बन चुकी है। चंद दिन पहले तक हमारे मीडिया के जो दोस्त भारत में नौजवानों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे थे वो इस पर बात नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की मीडिया पे कश्मीरियों का खून बह रहा है, कोई टिकर भी नहीं चल रहे, कोई खबर नहीं चल रही, कोई ब्रेकिंग नहीं आ रही। कोई पाकिस्तान का मीडिया ये खबर देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अलीम खान को शिकस्त हुई बदतरीन इस इलेक्शन में और उसका चैनल बदला ले रहा है कि जनाब ये शरपसंद थे,
जत्थे कहकर मुखातिब किया जा रहा है, मुसल्ला जत्थे कहा जा रहा है, शरपसंद कहा जा रहा है कि इन्होंने 2 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। ये 20 लाशें नज़र नहीं आती, बहुत सारे जख्मी दर्जनों अस्पतालों में पड़े हुए वो नज़र नहीं आते। अवाम के ऊपर सीधी गोली चलाई गई है। ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट लोगों के इलेक्शन के बाइकआउट का बदला ले रही थी कि मारो इनको गोलियां, ये हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। नाजरीन, जिन लोगों से मेरी बात हुई आज़ाद कश्मीर में, वो ब्रिगेडियर फाइक को और IG लियाकत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि ये 2 लोग बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी कत्लेआम आज़ाद कश्मीर में अब तक हुआ है। 50 के करीब लोग पहले शहीद हो गए थे, 20 लोग अब शहीद हो गए, लगभग 70 के करीब लाशें और बहुत बड़े पैमाने पर जख्मी है, बहुत बड़ी तादाद में जख्मी है। रावला कोट को लहू लहान कर दिया। पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से चंद दिन पहले मेरी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से बात हो रही थी, तो इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि इमरान भाई, ये बात आप याद रखिएगा कि इस लड़ाई में या तो हम जीतेंगे, अपने हकूक़ लेंगे, या हम मारे जाएंगे। लेकिन अगर हम मारे जाए ना, तो आप हमें भूलने मत दीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि हम अपने लोगों के लिए मारे गए। हमें पता है कि हम इसमें शहीद कर दिए जाएंगे, हम इस बात को जानते हैं। हमने अपने हाथों से लाशें उठाई हैं, आइंदा हो सकता है कि हमारी लाशों को हमारे लोग उठाकर ले जाएं। हम या तो कामयाब होंगे या शहीद कर दिए जाएंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वादा करें, आप हमें भूलेंगे नहीं, हम अपने लोगों के लिए जाने दे देंगे, हमारे बाद आने वाले हमारी तहरीक को जिंदा रखेंगे, लेकिन कश्मीरी एक दिन अपना हक ले लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बातें इन्होंने मेरे से की थी। मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये इस नहज पे मामला पहुंचा क्यों। वो इसलिए कि जिद है, हरदर्मी है एक आदमी की कि पाकिस्तान में मेरा सिक्का चलेगा, मैं निज़ाम को चलाऊंगा। एक इदारा ये सोचता है कि वो पूरे मुल्क को कंट्रोल करेगा, तो फिर मुल्क का यही हाल होगा, जहाँ जमहूरियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। और आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये जनाब दुश्मन के आलाकार हैं। कभी कहते हैं राह के एजेंट हैं। आपको राह तोते पसंद है ना, जो आपकी ज़बान बोले, जो आप कहें फरफर बोलने वाले तोते आपको पसंद है। या तो कोई शख्स आपके लिए राह तोता बन जाए, बोलता रहे, नहीं तो फिर आप उसको राह का तोता करार दे देते हैं या राह का एजेंट करार दे देते हैं। इतनी औकात है पाकिस्तान के इदारों की और पाकिस्तान के सिस्टम की, क्योंकि या तो ये कहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें, अगर आप हमारे मफाद के खिलाफ जाएंगे तो हम आपको दुश्मन करार दे के मार देंगे या गायब कर देंगे। और आज हम उसका एक और अमली मुजाहरा देख रहे थे। सेनेटर मुश्ताक ने ऐलान किया है कि वो रावला कोर्ट के लिए निकलेंगे सुबह 10 बजे इस्लामाबाद से। तो लोगों को उनके साथ जाना चाहिए। अब होना ये चाहिए कि आवाम को एहतजाजी रैलियां निकालनी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इनके साथ जाना चाहिए, PTI को भी इनके साथ जाना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आज़ाद कश्मीर रावला कोर्ट जाना चाहिए। उन लोगों की लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं, वो लोग जख्मी पड़े हुए हैं, कोई तो उनको हौसला देने जाओ। ये बंदूक वाले तो पागल हो गए, इनको तो समझ ही नहीं आ रही, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। 71 में भी मामला इनके हाथ में आया तो मुल्क टूट गया था, आज फिर मामला इनके हाथ में है। सियासतदानों को आगे आना पड़ेगा, मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वरना ये लोग एक मरतबा फिर हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर जाएंगे। बंदूक वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा, तो जो सियासतदान है, सिविलियंस है, वो आगे बढ़े और जाकर जख्मों पे मरहम रखें। ये नमकपाशी का वक्त नहीं है। अवाम को एहतजाजी रैलियां करनी चाहिए, ताजरों को खड़ा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर्स को खड़ा होना चाहिए, वकला को इस मामले में एहतजाज करना चाहिए अपनी अपनी अदालतों में, तालिब इल्मों को बाहर निकल के आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बल्कि मेरा उनसे रब्ता हुआ, वो बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज प्लान कर रहे हैं। जैसे माजी में उन्होंने एहतजाज किया, वो उससे भी बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो अपने भाइयों को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पे आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, जितनी आवाज़ उठा सकें, थोड़ी उठाएं, ज़्यादा उठाएं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे भरपूर आवाज़ उठाएं। ज़ख्मियों को अस्पतालों में जाकर इलाज नहीं करवाने दिया। वो जो ज़ख्मी लोग अस्पतालों में जाते थे, अस्पतालों के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था कि लाजमी बात है इनको गोलियां लगेंगी, ज़ख्मी होंगे, ये अस्पतालों में आएंगे। अब जो लोग अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ ये होता है कि सबसे पहले तो लाशें कब्जा कर ली जाती हैं, लाशें वापस नहीं दी जाती, ताकि लाशें मिलेंगी तो रोला पड़ जाएगा, पता चलेगा कौन कौन शहीद हो गया, और वो लाशें दुनिया के सामने भी आएंगी। लिहाजा सबसे पहले लाशों पे कब्जा कर लिया जाता है। ये हमारा यहाँ पे पसंदीदा काम है कत्लेआम के बाद। वो पुरानी वाली लाशें मांग रहे हैं कि जी वो भी हमारे हवाले की जाए, उनके मुतालबात में से एक मुतालबा है। दूसरा, जो जख्मी जाते हैं, जख्मियों को और उनके साथ आने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें बाद औक़ात मुंतकिल कर दिया जाता है दूसरे शहरों में। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अस्पतालों के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया कि लाशें गायब कर देंगे। रावला कोर्ट में बर्बरियत पे कोई खबर नहीं चलाई मीडिया ने, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। मरियम नवाज ने सेलिब्रेशन शो कर दी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को जनाब हमने जीत लिया, आतिशबाजी लगा दी, सेलिब्रेशन लगा दी, अपनी खुशियां मना ली मरियम नवाज ने। इस औरत को बिल्कुल एहसास नहीं है कि पाकिस्तानियों के दिल पे क्या गुजर रही होती है। जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उस दिन ये केक काट रही थी। बाद में उनकी लाश जो है उसकी तस्वीर लगा के एक झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया कि अरशद शरीफ ने नवाज शरीफ की बीवी की मौत का मजाक उड़ाया था या बीमारी का मजाक उड़ाया था,
और बाद में झूठी साबित हुई है औरत कि कभी भी अरशद शरीफ ने मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि मैं हूं या अरशद शरीफ है या साबिर शाकिर है या बाकी जर्नलिस्ट हैं। हम हमेशा दुआ करते रहे हर बीमार के लिए। जब कभी पता चला नवाज शरीफ बीमार है, हमने कहा जी अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। लेकिन जो इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है या इनके झूठ है, उनको हम बेनकाब करते रहे। इस औरत ने वहां पर भी झूठ बोला। झूठ इनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है, इनके घर से इनको तोहफे में झूठ मिलता है। हर वो मौका जिसमें पाकिस्तानी दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, ये उस मौके पर केक काटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। एक मरतबा फिर इस औरत ने, जब रावला कोर्ट में लाशें पड़ी हुई थी, खून बह रहा था, लहू लहान था कश्मीर, उस वक्त कश्मीर के अंदर फतह के झंडे गाड़ के आतिशबाजी की फुटेज लगाई है। इनकी खुशियां अलग, इनके गम अलग। पाकिस्तानियों की खुशियां अलग, पाकिस्तानियों के गम अलग। इनका पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता। पूरे पाकिस्तान में लोगों को आवाज उठाना चाहिए, सहाफियों को भी आवाज उठानी चाहिए। आप ये सोचते हैं कि आपके छोटे छोटे बच्चे, आप आवाज उठाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो लोग शहीद हुए इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कहता था ना कि बारी बारी सबकी बारी। आज मेरे कश्मीरी भाइयों की बारी है। मैं आपको लिख कर देता हूं, कल आपकी भी बारी आएगी। ये पंजाब के एक एक शहर में घुसेंगे और एक एक जगह पे तबाही फेरेंगे। वो DW न्यूज़ ने जो डॉक्यूमेंट्री छापी है ना, उसके इंटरव्यू सिर्फ आप निकाल के सुने और पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर दिया है। मुझे जो उसका मेन मुद्दा है, उससे मुझे इख्तलाफ है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बहुत ख़तरे में है। मुझे लगता है कि वो गैर ज़रूरी है और ये पुराना प्रोपेगेंडा है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कंट्रोल में ले लिया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में सबसे वसी कारोबार उन्हीं का है और आज उन्हीं का कंट्रोल है सारी चीज़ों के ऊपर। कोई उनका कारोबार में मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। तो जो कुछ हुआ आज रावला कोर्ट में, वो बदला था मीरपुर में लोगों के वोट ना डालने का, ऐसा दिखाई देता है। लोग तो नहीं हारे, लोग तो फिर भी जा रहे थे। इन्हें लगा गोलियां खाने के बाद लोग भाग जाएंगे। नहीं, लोगों ने गोलियां खाई, जख्मी उठाए, लाशें उठाई और फिर दोबारा मुहासरा तोड़कर वहां पहुंचे जहां वो जाना चाहते थे। कश्मीरियों को 70 साल से लड़ने की आदत है। वो लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। वो आपको पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। बात को समझिए। आपको समझ नहीं आ रही, ना आपको बांग्लादेश में समझ आई, ना आपको बलूचिस्तान में समझ आई और ना आपको कश्मीर में समझ आ रही है। और आपकी कम अकली की कीमत हमेशा पाकिस्तानियों ने चुकाई है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि इनको अब रोकें, इस सिलसिले को बंद करवाएं। नादरीन, ये एक और खबर है, ये देना इसलिए ज़रूरी है कि आलमी मंडी में इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो लगभग 10% कम हो गई हैं, क्योंकि 2-3 दिन से जंगबंदी है। जुम्मे वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब आपने ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना, तो जुम्मा हफ्ता एतवार जंगबंदी रही। तो अब जब नई कीमतें आई हैं वीकेंड के बाद, तो 10% तक कीमतें गिर गई पेट्रोलियम मसनूआत की। पाकिस्तान में सरकार ने यह किया था कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, ताकि जंग के असरात फौरी तौर पर आवाम पे मुंतकिल किए जाएं। कीमत कम होगी तो फौरन कम करेंगे, बढ़ेगी तो फौरन बढ़ाएंगे। अब ये जो आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, इनके नतीजे में लगभग 40 रुपए के आसपास फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए थी, 40 रुपए के आसपास। और अगर आप लेवी और टैक्सेस शामिल कर लें तो लगभग 150 रुपया तो फौरी तौर पे कम हो जाना चाहिए था। लेकिन पेट्रोल की कीमत 1 रुपए कम करके डीजल की कीमत 3 रुपए मजीद बढ़ा दी गई है। जब आलमी मंडी में 1% कीमत बढ़ती है तो ये पाकिस्तान में 4% बढ़ाते हैं। जब आलमी मंडी में 10% कीमत कम होती है तो ये पाकिस्तान में बहुत कम, 1% से भी आधे से आधा जो है ना, यानी आधे से आधा फीसद जो है वो ये इन्होंने कम की है। लेकिन डीजल वहां पे बढ़ा दिया दोबारा से। तो ये किसी किस्म का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने पर तैयार नहीं है। इस वक्त जो आवाम की जेबों पे डाका डाल रहे हैं, ये पैसा इकट्ठा करेंगे और थोड़े अरसे के बाद एक रिलीफ देके आवाम को कहेंगे देखिए जी हमने कीमतें कम कर दी। लेकिन उस वक्त तक ये अच्छी खासी जेबें आपकी काट चुके होंगे। नादरीन, एक मंजर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये DC लाहौर है। ये चेक करें आप बंदा, ये DC लाहौर है। इसका नाम है कैप्टन रिटायर्ड, फौज से रिटायर्ड है, कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज। इससे मिलने के लिए अपोजिशन के रहनुमा गए, जिनमें अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, सलमान अकरम राजा साहब हैं, शौकत बसरा साहब नजर आ रहे हैं, दीगर लोग नजर आ रहे हैं। ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के। और ये DC को आप देखें नजर, ये झूले ले रहे हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, झूल झूल के। इसकी बॉडी लैंग्वेज आप चेक करें, ये देखें, चेक कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज। ये अवामी मुंतखब नुमाइंदों के सामने एक तनख्वाहदार मुलाजिम बैठा हुआ है, लाट साहब, या जिसे वो कहते थे कि गोरा साहब। गोरा चला गया, अपनी बाकियात छोड़ गया। ये देखें, चेक करें आप, क्या ये रवैया होना चाहिए एक सरकारी मुलाजिम का जो तनख्वाह लेता है टैक्स के पैसों से? और सामने वो लोग बैठे हैं जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया कि आपने हुक्मरानी करनी है और इन सबको आप कंट्रोल करेंगे। ये आप रवैया चेक करें, ये तरीका वारदात आप देखें। यहीं पे मरियम नवाज को ज़मीन से पेन उठा के देकर सैल्यूट मारते थे। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैलाया हुआ गंद है। अब ये बेचारा DC ये इसीलिए ये हरकतें कर रहा है, इसको पता है कि अगर मैं ऐसे करके, यूं करके अगर मैं ये एक्शन नहीं लगाऊंगा तो कल को जनाब मेरी पेशी हो जाएगी, मुझे एजेंसियां बुला के कहेंगी भाई तुम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से अच्छे तरीके से क्यों मिले? यहीं पे अगर कोई और लोग बैठे होते तो आप देखते सामने चाय के कप पड़े हुए होते, बाकायदा उनकी मेहमान नवाजी कर रहे होते और बड़े अदब के साथ बैठा हुआ होता और वो जारी भी कर देता एनओसी के जनाब आप जलसा कर दें। 5 अगस्त का जलसा है, पीटीआई को कहाँ इजाजत मिल रही है, तो हम सब जानते हैं। नादरीन, सुहेल अफरीदी का एक पैगाम भी आ गया और ये जो पैगाम सुहेल अफरीदी ने दिया उसने कहा जी 5 अगस्त को शाम 6 बजे पेशावर टूल प्लाजा पे हम फैसला कुन जलसा करेंगे। और सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये जलसा सेमीफाइनल है और फाइनल जो है वो उसके बाद होगा और बड़े अहम ऐलानात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। और फिर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी की सेहत बहुत तशवीशनाक है, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। ये वो सारी चीज़ें जो हम पहले से जानते हैं। मुकदमात का क्या हाल है वो भी हम पहले से जानते हैं, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ, अवाम ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में उनका विजन नाफिज करना अवाम का मैंडेट है। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने के बाद एहतजाज ही वाहिद रास्ता बचा है। 2 साल से एहतजाज नहीं किया, फिर भी मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है, तो अब उन्हें एहतजाज करना होगा। वो कह रहे हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मामला यह है कि इमरान खान का नुमाइंदा हूँ, इमरान खान का विजन नाफिज करना है। तो इमरान खान ने तो ड्रोन हमलों से मना किया था, इमरान खान ने तो मिलिट्री ऑपरेशन से मना किया था। तो ये तो आपने खुद कहा था कि जो फौज को ऑपरेशन का इख्तियार देता है कानून वो हम ख़त्म कर देंगे, वो भी आपने ख़त्म नहीं किया। तो इमरान खान ने जैसे हुक्मरानी करने का कहा था वैसा बदकिस्मती से इन लोगों ने किया नहीं। बहरहाल देखते हैं जलसे में क्या ऐलान करते हैं और उसके बाद किस सिमत में आगे बढ़ते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।